नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ललित ज्योतिष पर। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, चाहे बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीपीएससी तैयारी हो या बीपीएससी हो या सीटेट हो, हर सभी का जो रीड माना जाता है वो एनसीईआरटी को माना जाता है। तो उस सभी को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चालू करने का सोचा था, और उसके लिए हम आपको पहला वीडियो इससे पहले ज्योग्राफी क्लास 11th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 यानी कि क्लास ज्योग्राफी का जो था 11th का चैप्टर 1 हम आपको दिया था, और आप लोगों ने अच्छा खासा उस पर प्यार दुलार दिया। और आज हम चैप्टर 2 को लेकर के आए हैं। ये पहला पार्ट होगा, क्योंकि चैप्टर 2 थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम थोड़ा छोटा छोटा वीडियो में देने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ताकि वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और वीडियो में समझ में आए। वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जैसे हम आपको बताए थे कि चैप्टर 1 समाप्त होगा तो चैप्टर 1 का क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन आज चैप्टर 1 का क्वेश्चन नहीं बन पाया, जिस कारण से हम आपको आज क्वेश्चन नहीं दे पाए हैं। पहले हम आपको समरी देंगे, चैप्टर 1 का जो समरी होता है, जितना हम पढ़े थे चैप्टर 1 से उस सभी का समरी देंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार जब चैप्टर 2 हमारा समाप्त हो जाएगा तो फिर चैप्टर 2 का समरी हम लोग देखेंगे, ठीक है। समरी देखने के बाद इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक एक क्वेश्चन, इससे जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो भी साथी हमारे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। आइए चलते हैं, सीधा आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एक एक लाइन को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन को समझेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी, जैसे आपको हम पहले भी वीडियो में बताया कि एनसीईआरटी कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप में ये बहुत चीज है, क्योंकि शब्द का भंडार है ये। बहुत चीज आपको जब खुद से पहली बार जब आप पढ़ने के लिए बैठे होंगे तो आपको भी समझ में नहीं आया होगा। मुझे भी समझ में नहीं आया था, मैंने उसको 3 बार 2 बार ऐसे करके पढ़ा, तब जाकर के मुझे भी समझ में आया, फिर मैं आपको समझाने के काबिल बना, ठीक है। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसा कि आपको बताया कि हम ये सीधे बुक लेकर के आए हैं आपको। जैसे देखिए, चैप्टर 2 का नाम ही है भू आकृतिक विज्ञान। चैप्टर 2 का नाम है, आप देखिएगा जब क्लास 11th का चैप्टर 2 का बुक, यानी कि जो इसमें भी 2 बुक हैं, है ना। उसका जो बुक है भारत और पर्यावरण, भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें आप देखिएगा तो जो दूसरा चैप्टर है आपका, ठीक है, वो क्या, भू आकृतिक विज्ञान। अब यहां समझते हैं, भू मतलब होता है धरती, आकृति मतलब होता है उसकी अवस्था, और उसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि भूमि के बारे में जो अब हम लोग पढ़ेंगे, जो भारत की भूमि कैसी है, भू आकृति कैसी है, इस सभी चीजों की चर्चा हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, इसकी इकाई संबंध क्या है, संरचना एवं ऊंचावच, भू आकृति, विभाजन, अपवाह तंत्र, जल विभाजक, संकल्पना, हिमालय और प्रायद्वीप, ये सभी चीज को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। लेकिन आज हम लोग ये संरचना और ऊंचावच, भू आकृति, विभाजन को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इससे पहले हम आपको बता दें कि थोड़ा सा जो आप लोग चैप्टर 1 में पढ़े थे कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, अक्षांशीय विस्तार, ये 2 तरह का था। एक तो आपका ये 2 तरह से था, एक तो आपको एक आपका जो था वो संपूर्ण भारत का था, संपूर्ण भारत का था, ठीक है, एक संपूर्ण भारत का था, और एक भूभाग का था, एक भूभाग का था, है ना। जैसे आपको बताया था कि भारत का सबसे दक्षिणतम भूभाग था, वो क्या था, कन्याकुमारी था, क्या था, कन्याकुमारी था, कन्याकुमारी था, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार आपको बताए थे हम आपको बताए थे कि सबसे जो उत्तरी बिंदु थी वो कश्मीर थी, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। उसके बाद पूर्वी भाग जो था आपका अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी भाग गुजरात था। ये सभी चीज हम लोग इसके पहले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन हो जाए कि बताइएगा कि भारत का जो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार है, वो कितना डिग्री की, यानी कितना अंश से कितना तक है, ठीक है। और जो भूभाग का है, इस दोनों का जवाब आप लोग हमको पहले कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कमेंट नहीं करते हैं, देखिए मेरे भाई कमेंट कीजिएगा, तो उससे आपका ही फायदा है, नुकसान तो नहीं होगा, आपको ये रिवीजन होगा, ठीक है। आइए चलते हैं अब हम अपने चैप्टर पर। देखिए, अब इसमें हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। आप देख रहे हैं कि संरचना तथा भू आकृतिक विज्ञान है हम लोग, यानी कि हमारे पृथ्वी के, हमारा भारत का संरचना कैसा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहे, क्या आपने कभी सोचा है कि आप मिट्टी की उर्वरता, गठन स्वरूप अलग अलग क्यों है? क्या कहा कि आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की उर्वरता अलग अलग है, ऐसा क्यों? जैसे मान लीजिए हम लोग बिहार से आते हैं तो बिहार की मिट्टी की उर्वरता अलग है, छत्तीसगढ़ की उर्वरता अलग है, पंजाब की अलग है, बंगाल की अलग है, हर एक जगह का अलग अलग है ना। हर एक जगह अलग अलग फसलें होती है। दक्षिण भारत की मिट्टी की उर्वरता अलग है, उत्तर भारत की मिट्टी की उर्वरता अलग है, पूर्वी भारत की उर्वरता अलग है, पश्चिम भारत की उर्वरता अलग है ना। तो ये ऐसा क्यों होता है? कह रहा है
आपने यह भी सोचा होगा कि अलग अलग स्थानों पर चट्टानों के प्रकार भी भिन्न है। जैसे आप देखते हो कि उत्तर में हिमालय पर्वत है, वहीं पर दक्षिण में छोटा छोटा सा जैसे अन्नामलाई हो गया, कार्डमम की पहाड़ियां हो गया, ये सभी चीजें हैं। ठीक है, वही कह रहा है चट्टानें व मिट्टी आपस में संबंधित हैं क्योंकि असंगठित चट्टानें वास्तव में मिट्टियां ही हैं। यहां आपको क्या कहा कि चट्टानें व मिट्टी आपस में क्या है, संबंधित है। चट्टानें जो मिट्टी है वो क्या आपस में संबंधित है, वो क्या आपस में संबंधित है। ठीक है, क्योंकि कह रहा है इसका जो असंगठित चट्टान है, इसका जो असंगठित चट्टान है वास्तव में क्या है, मिट्टियां ही है। ये जो असंगठित चट्टान है क्या वास्तव में मिट्टी ही है। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर चट्टानों व मिट्टियों में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। यहां पर क्या कहा, यहां पर आपको कहा कि पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के जो धरातल है यानी कि हमारा जो भूभाग है उस पर चट्टानें व मिट्टियां में भिन्नता धरातलीय स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। जैसे देखेंगे कि कहीं कहीं आप मिट्टी में अधिक कंकर पाया जाता है, कहीं कहीं मिट्टी में कालीपन अधिक होती है, कहीं मिट्टी लाल है, कहीं मिट्टी काली है ना। तो ये जो कारण है किसके अनुसार, उसके स्वरूप के अनुसार पाई जाती है। वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी वर्ष है, 6 यानी कि 460 करोड़ वर्ष पुराना है। यानी कि हमारा जो पृथ्वी है उसकी जो वर्तमान आयु लगभग कितना है, 460 करोड़ वर्ष है। ठीक है, ये 460 करोड़ वर्ष पुराना पृथ्वी हमारा है। इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बलों से अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे अंतर्जात और बहिर्बल क्या हुआ कि इसके जो आपको पता है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराई, जैसे पेंथियासा था, है ना, हमारा जो भारत भूभाग है वो किसका, गोंडवाना लैंड का है। पहले एक ही हुआ करता था, धीरे धीरे ये अंतर्जात और बहिर्जात बल के कारण क्या हुआ, टूट फूट हुई है। ठीक है, जिस कारण से जो हमारा भारत था वो उत्तर की ओर खिसका और ये जो ऑस्ट्रेलिया का लैंड, ऑस्ट्रेलिया वाला जो भाग था वो यानी कि दक्षिण पूर्व की ओर खिसका। ठीक है, इस तरह से देखते हैं आगे, इसमें सभी चीज आपको मिलेगा। कह रहा है इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व यानी कि अधस्थलीय आकृति के रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है रही है। आप पृथ्वी की विवर्तनिक हलचल यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के विषय में भौतिक भूगोल का परिचय यानी कि जो क्लास इसी का है नामक पुस्तक में पढ़ चुके हैं। यानी कि जो आप टेक्टोनिक प्लेट कैसे टकराती है, कैसे विचलन करती है, कैसे चलती है। ठीक है ना, ये सभी चीज आप लोग उसमें पढ़ चुके हैं, उस बुक का नाम दिया गया है, उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं। हालांकि आप लोग पढ़े नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। यहां पर क्या कहा था कि इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय और अधस्थलीय आकृतियां की रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका है ना, किसकी, आकृति की रूपरेखा निर्धारण में। ठीक है ना, किसकी, ये जो अंतर्जात और यानी कि अंतर्जात और बहिर्जात बल है, ये जो हमारा पृथ्वी का रूपरेखा तैयार किया है। अभी जो हमारा हिमालय देखते हैं हम लोग के भारत में हिमालय है, वो इसी कारण है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है क्या आप जानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इंडियन प्लेट भूमध्य रेखा से दक्षिण में स्थित थी। यानी कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर है। तो ये जो पहले था यानी कि इंडियन प्लेट जो पहले था वो क्या था, भूमध्य रेखा के दक्षिण में था। ठीक है, कहां था, दक्षिण में था। कह रहा है कि यह आकार में काफी विशाल था, आकार में ये कैसा था, काफी विशाल थी। ऑस्ट्रेलियन प्लेट इसी का हिस्सा था। यानी कि जो हमारा जो भारत है, ठीक है ना, हमारा जो भारत यानी कि इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट है, वो पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा हुआ करता था। कुछ देखिएगा इधर जो ऑस्ट्रेलिया है वो इसी तरह से इसमें आकर के चिपका हुआ था, लेकिन टूटने के कारण वो इधर खिसक गया और ये इधर खिसक गया है। कह रहा है करोड़ों वर्ष के दौरान यह प्लेट काफी हिस्से में टूट गई है और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दक्षिण पूर्व तथा, देखिए ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहां खिसकी है, दक्षिण पूर्व की ओर खिसकी है। कहां पर, दक्षिण पूर्व की ओर खिसकी है। वहीं पर कह रहा है और इंडियन प्लेट उत्तर दिशा में खिसकने लगी। यानी कि हमारा जो प्लेट था वो किस दिशा में खिसकने लगी थी, उत्तर दिशा में। ये जो हमारा भारत है वो किस दिशा में खिसकने लगी, उत्तर दिशा में खिसकने लगी थी। ठीक है, किस दिशा में, उत्तर दिशा में हमारा जो भारत यानी कि प्लेट खिसकने लगी थी। अब आगे कह रहा है कि क्या इंडियन प्लेट के खिसकने की विभिन्न अवस्थाओं को रेखांकित कर सकते हैं। इंडियन प्लेट के खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप, इसका जो है इसका भारतीय उपमहाद्वीप भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। जैसे देखिए कह रहा है कि इस इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है। जैसे आपको पता हो कि 2015 में बार बार जो नेपाल में भूकंप आ रहा था, अभी भी आता है। तो ये जो भूकंप आते हैं ये किस चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं,
इसी चीज को प्रदर्शित कर रहे हैं ना कि अभी भी क्या है, उसमें चलन हो रहा है, यानी कि प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, चल रहे हैं, है ना। तो वही कह रहा है कि इंडियन प्लेट का खिसकना अब भी जारी है और इसका भारतीय उपमहाद्वीप के भौतिक पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। क्या आप इंडियन प्लेट के उत्तर में खिसकने के परिणामों का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ये जो आपका हिमालय का निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है? इसी के तो उत्तर खिसकने के कारण हुआ है ना। कुछ चीजें नीचे गए, कुछ चीजें ऊपर चले गए, ठीक है। इसी कारण यहां पर हिमालय पर्वत बना है। कह रहे भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भौतिक विज्ञान संरचना व इसके क्रियाशील भूआकृतिक प्रक्रम मुख्यतः यानी कि अंतर्जनित और बहिर्जनिक बलों के व प्लेट के क्षैतिज संचरण यानी कि क्षैतिज संचरण के अंतः कारण हुआ है। यहां पर क्या कहा, देखिए फिर समझिएगा इसको। भारतीय उपमहाद्वीप की जो वर्तमान भूवैज्ञानिक संरचना है, इसके क्रियाशील भू आकृतिक प्रक्रम यानी कि इसका जो क्रियाशील, अब लगातार जो क्रियाशील है उसका कारण है अंतर्जनित और बहिर्जनित बलों व प्लेट के क्षैतिज संचरण से। किसी से? प्लेट के क्षैतिज संचरण से। कैसे? यानी कि प्लेट के क्षैतिज संचरण से। आगे देखिए, प्लेट के क्षैतिज संचरण के क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। अब देखिए, यानी कि क्षैतिज मतलब क्या? ये आपस में जो टकराई, जैसे मान लीजिए कोई दो बल है, इसको आपस में टकराएंगे तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा लगाएगा, है ना, या तो कोई नीचे जाएगा और कोई ऊपर चला जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब दोनों बल टकराया तो ऐसे टकराया तो कुछ चीजें ऊपर उठी, कुछ चीजें नीचे गई, है ना। कुछ गाद नीचे चले गए, कुछ जो उस दोनों में दबाया जो अवसाद थे वो ऊपर उठ गए। तो जो ऊपर उठे वो क्या हमारा हिमालय है, ठीक है। कह रहा भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया है। आप इससे पहले पढ़े थे क्लास 9th में कि भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। वो चीजें अलग थी और ये चीजें अलग है। यहां पर आपको कहा गया कि भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है। भूवैज्ञानिक खंड कितना? 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। पहला है प्रायद्वीपीय खंड, दूसरा हिमालय व अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये 3 जो यानी कि भाग हैं किसके? भूवैज्ञानिक खंड के। कौन कौन? प्रायद्वीपीय खंड हो गया। प्रायद्वीपीय खंड मतलब क्या? प्रायद्वीप मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि यह हमारा भारत का दक्षिण वाला भाग है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है और इधर से भी जल है। तो ये जो 3 तरह से जल से घिरा हुआ है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वही मान लीजिए कोई द्वीप है, इस जिसके चारों ओर क्या है? पानी ही पानी है, ये क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो द्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो द्वीप और प्रायद्वीप में आप अंतर समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए एक थोड़ा सा, अब देखते हैं आगे क्या करा। यानी कि जो भू आकृतिक क्षेत्र है वो कितने हैं भारत में? 3। भूवैज्ञानिक क्षेत्र कितने हैं? 3 हैं। अब पहला देखते हैं कि प्रायद्वीपीय खंड क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय खंड, ठीक है। आपको बताया भी कि प्रायद्वीप क्या है कि जिसके 3 ओर पानी से घिरा होगा, जो क्षेत्र 3 ओर पानी से घिरा होगा वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा, ठीक है। यानी कि 3 ओर जो पानी ही पानी होगा वो क्या कहलाएगा? प्रायद्वीप कहलाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है। यानी कि आप देखिए कि प्रायद्वीप की जो उत्तरी सीमा वो कैसी है? कटी फटी है। थोड़ा सा हम आपको दिखाएं कि प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा कैसी है? कटी फटी है। ये देखते हैं इसमें, ये देखिए, यानी कि जो ये उत्तरी सीमा है ये ऐसे करके ऐसे करके चलती है, ऐसे करके ये यमुना गंगा के यानी कि गंगा यमुना के समानांतर चलती है, ऐसे करके ये प्रायद्वीप क्षेत्र है ना। ये इसका क्या है? प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। आप देखे होंगे कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कुछ इसी प्रकार से बनता है। आगे इसमें पढ़ेंगे भी कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र कैसे बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें। आप आइए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आप आगे कह रहा है कि जो कच्छ के रण से प्रारंभ होकर, यानी कि ये प्रायद्वीप कहां से प्रारंभ होता है? कच्छ के, गुजरात में कच्छ का रण है, वहां से प्रारंभ होकर आरावली पहाड़ियां के पश्चिम से, यानी कि आरावली की पहाड़ियां के पश्चिम से, यहां देखिए आरावली की श्रेणियां के पश्चिम से, आरावली श्रेणी यहां पर है, देखिए आरावली श्रेणी यहां पर है, आरावली श्रेणी ये रहा। इसके पश्चिम से देखिए ये ऐसे करके ये गया है ना, ये ऐसे करके देख रहे हैं ना। तो ये क्या है? यही तो है आपका, ठीक है ना। ये जो आपको दिए गए हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, देखिए ये ऐसे करके आरावली के दिख रहे हैं ना, देख रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो अपने ये पीडीएफ देख सकते हैं, पीडीएफ में आपको सुस्पष्ट दिख जाएगा, ठीक है। और भी बताते हैं, इसमें और चीज अभी समझना है। आगे देखिए, कह रहा है गुजरती हुई दिल्ली तक
कहां से, यानी कि ये कच्छ के रन से प्रारंभ होकर के आरावली के दक्षिण से होकर के, आरावली के दक्षिण से यानी सॉरी आरावली के पश्चिम से होकर के दिल्ली तक, फिर यमुना व गंगा के समानांतर राजमहल की पारियां व गंगा डेल्टा तक जाती है। क्या कहा आपको कि राजमहल की पहाड़ियां तक, है ना, गुजरती हुई फिर किसके समानांतर, गंगा और यमुना के नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियां। देखिए यहां पर है ना गंगा और यमुना, यहां देखिए ये यमुना नदी आ रही है, ये यमुना नदी आ रही है, इसके समानांतर चल रही है ना, और आपको पता है कि गंगा का डेल्टा यहां पर बनता है और यहां तक ये फैली हुई है। क्या चीज, भारतीय प्रायद्वीप। क्या चीज, भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए अच्छा समझिएगा। देखिए ज्योग्राफी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, आप जितना कॉन्सेप्ट बना करके इसको पढ़िएगा आपको बेटर लगेगा। हमको भी ज्योग्राफी पहले बहुत भारी लगता था क्योंकि बहुत सारी चीजें समझ में ही नहीं आती थी। ठीक है, अभी भी मुझे मैप बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां होती है, लेकिन धीरे धीरे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि ज्योग्राफी मैप का सब्जेक्ट है, जितना मैप आपको अच्छा से आता होगा वो आप अच्छा से ज्योग्राफी को आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आइए चलते आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व, यानी कि इसके अतिरिक्त जो उत्तर पूर्व है, मतलब मेघालय वाला जो भाग है, उत्तर पूर्व वाला जो भाग है, उसमें देखते हैं कार्बी एंगलोंग, यानी कि कार्बी एंगलोंग जो है वह मेघालय के पठार तथा पश्चिम में राजस्थान इसी खंड के विस्तार हैं। यहां पर क्या कहा, कार्बी एंगलोंग, कहां पर, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग। आइए देखते हैं उत्तर पूर्व में कार्बी एंगलोंग। देखिए ये जो यहां पर है उत्तर पूर्व ये रहा, और यहां पर है कार्बी एंगलोंग, है ना, यहां पर है कार्बी एंगलोंग जो मेघालय का है। ठीक उसी पर यहां पर इधर का राजस्थान का जो कुछ क्षेत्र है पश्चिम में राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है ना, ये सभी किसके क्षेत्र है, किसके तहत आता है, तो ये सभी आपको किसके तहत आते हैं, तो प्रायद्वीप क्षेत्र के तहत आते हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश, आप देखे होंगे कि ये इस प्रकार से जो बनता है भारत। ठीक है ना, तो यहां पर है आपको मालदा भ्रंश। भ्रंश मतलब होता है फोल्ड, भ्रंश मतलब क्या होता है, फोल्ड, यहां पर घुमा हुआ है ना, यहां पर घुमा हुआ है। ठीक है, ये कहा है मालदा भ्रंश है। उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ध्यान दीजिए, ये लाइन ध्यान दीजिए, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। कौन करता है, तो ये जो स्थित है मेघालय व, ठीक है ना, यानी उत्तर पूर्वी भाग में जो स्थित है कार्बी एंगलोंग पठार, वो छोटा नागपुर पठार और मेघालय के पठार को अलग करता है। ठीक है, राजस्थान में यह प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। आपको पता है कि भारत में मरुस्थल कहां पर पाए जाएंगे, राजस्थान में, गुजरात में, कुछ पंजाब में और हरियाणा में भी इसका कुछ हिस्सा हमको देखने को मिलता है। ये गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। शीत मरुस्थल का उदाहरण आपको लद्दाख में मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये सभी आप लोग अगर नोट्स बना रहे होंगे तो ये सभी लाइन आप लोग जरूर लिखे होंगे। ठीक है, अगर नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, आप नोट्स हमसे ले सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग इसको क्लास 11th के ज्योग्राफी को पूरा पहले समाप्त कर ले, तो उसके बाद इसका नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कह रहा प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना है, यानी कि प्रायद्वीप जो है मुख्यतः प्राचीन नाइस व ग्रेनाइट से बना हुआ है। किसी से नाइस व ग्रेनाइट से, जब नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है तो जाहिर सी बात है वो मजबूत बहुत होगा, है ना, मजबूत बहुत होगा। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कब से, तो कैम्ब्रियन कल्प से। देखिए ये आपको पता है कि बीपीएससी जो हेड टीचर वाला एग्जाम हुआ था, बीपीएससी हेड टीचर वाला जो एग्जाम हुआ था वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, बीपीएससी हेड टीचर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यानी कि कब से, ये कैम्ब्रियन कल्प से ये भूखंड कठोर खंड के रूप में खड़ा है। कौन सा, जो ये प्रायद्वीपीय वाला भाग है वो। ठीक है ना, ये किसी से बना हुआ है, तो नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है, किसी से नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। अब देखिए कह रहा अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने के और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि क्या कहा कि कुछ चीजें जो है समुद्र में धसी हुई है, यानी कि उसका क्षय अपर्दन हो रहा है ना, यानी कि उसमें जो अपर्दन, लहरें के कारण अपर्दन हो रही है, वही कह रहा है कि कुछ जो अपवाद स्वरूप हैं, अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रिया, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी जो एक्टिविटी के कारण परिवर्तन होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व खंड में भ्रंश से, यहां पर पहले इसको समझ लीजिए, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा, हमारा जो पहले भारत था वो किसका था, ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा। अभी किसका, गोंडवाना लैंड का। ये जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो पहले किसका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचल, यानी कि ऊर्ध्वाधर हलचल। आगे बढ़ते हम लोग।
देखिए आइए यहां पर ऊर्ध्वाधर हलचल प्रभावित है, यानी कि ऊर्ध्वाधर हलचल जो है वो प्रभावित है। अब देखिए नर्मदा, तापी महानदी, रिफ्ट घाटियां और सतपुरा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। यानी कि देखिए आप फिर से हम आपको ले चलते मैप पर, आप यहां देख रहे होंगे कि ये जो आपको कहा कि ये किसके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होने के कारण ये सीधा खड़ा है ना, लंबवत खड़ा है। तो इसका उदाहरण क्या है, आप देखिए सतपुरा श्रेणी हो गया है ना, तापी नदी हो गया, ठीक है ना, नर्मदा नदी हो गया। यहां पर जो बनने वाली जितनी भी कल्प हैं, ठीक है ना, ये इसी के उदाहरण है। ठीक है, यहां पर जो बनने वाली कल्प है वो किसके उदाहरण है, इसी के उदाहरण है। चलिए आइए देखते हैं आगे कह रहा है, प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं। प्रायद्वीप में क्या है, मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल है। अब देखिए आपको पता होगा कि अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, पुराना। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है, पुराना। हम लोग कहते हैं अवशिष्ट मतलब होता है जिसका काम नहीं हो, है ना, लेकिन अवशिष्ट का मतलब यहां पर क्या होगा, पुराना। पुराना कहने का मतलब यह हुआ कि उसमें बहुत दिनों, ये बहुत पुराना है। आप अभी क्या पढ़े थे, कैम्ब्रियन काल से, है ना, कैम्ब्रियन काल से ही है। जैसे देखिए यहां पर आप पढ़े थे ना कि ये किसका है, आप देखिए यहां पर पढ़े थे आप कि कैम्ब्रियन कल्प से ही है, कैम्ब्रियन काल से ही है ये, जिस कारण से, है ना, इसमें बहुत सारा क्षय हुआ, अपर्दन हुआ, ठीक है ना, बहुत सारे घिस गए, टूट गए, फट गए, बहुत सारी मिट्टी बन गई, ठीक है। तो वही कह रहा आपको कि अवशिष्ट पहाड़ियों में शामिल है, जैसे आरावली, नल्लामलाई, जावदी, वेलिकोंडा, पालकोंडा श्रेणी, महेंद्रगिरी पहाड़ियां इत्यादि। यहाँ की नदी घाटियां उथली और उनकी प्रवणता कम होती है। उथली मतलब गहरी कम होगी, है ना, जैसे मान लीजिए गंगा जो नदी है वो अपने साथ गादी भी लेकर के चलती है, वो गहरी भी बनाती है ना, लेकिन हिमालय जितनी नदी निकलती है वो तो गौर्ज बनाती है, भी आकार की गौर्ज बनाती है ना, लेकिन ये उतनी गहरी नहीं होगी, ये भ्रंश घाटियां होती है ना, इसमें भ्रंश घाटियां होती है, ये उथली होती है ना, और इसकी प्रवणता है, इसका जो तीव्र धारा होता है वो कम होता है ना, प्रवणता क्या होती है इसकी, कम होती है। आइए देखते हैं, कह रहा है इस पुस्तक में आपने प्रवणता की गणना की विधि सीखी होगी क्या, आपने हिमालय निकालने वाली, इसको छोड़िए, हमारे लिए ये जरूरत नहीं है। जो चीज हमारे लिए जरूरत है लाइन बाय लाइन हम लोग उसी को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहां देखिए कह रहा पूर्व की ओर बहने वाली, यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। जैसे देखिए हम थोड़ा सा यहां पर ये बनाते हैं, जैसे आप देखिए महानदी हो गया, ये इधर महाबलेश्वर से चलती है और इधर अपना ये बंगाल खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सभी कहाँ अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बंगाल खाड़ी मुहाना बनाते हैं। लेकिन मुहाना बनाने से पहले ये किस चीज का निर्माण करते हैं, डेल्टा का निर्माण करते हैं। किस चीज का, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। आइए वही कह रहा है कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा द्वारा निर्मित डेल्टा इसके उदाहरण है ना। डेल्टा में बहुत सारी चीज, इसमें जैव विविधता अधिक होती है। आपको ये ईवीएस में भी काम देगा, आपको ईवीएस में भी ये काम देगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं। अब जो बात करेंगे हम लोग हिमालय और जो अतिरिक्त इसके प्रायद्वीपीय भाग है उसकी हम लोग अब बातचीत करते हैं। देखिए अब बातचीत करते हैं यहां पर, देखिए किसकी, हिमालय की। करेक्ट, कठोर व स्थिर प्रायद्वीप खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीप पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण है। तरुण मतलब क्या होता है, नया। तरुण मतलब क्या होता है, नया है, दुर्बल है और लचीला है। याद रखिएगा, अगर नोट कर रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा, कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड, आपको पता था कि वो ग्रेनाइट और नीस के बना हुआ था, जिस कारण से क्या था, कठोर था। इसके विपरीत में हिमालय और जो अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं वो भूवैज्ञानिक संरचना, इसकी जो भूवैज्ञानिक संरचना है, इसका जो आकृति है, इसका जो आकार है वो क्या है, तरुण है। तरुण मतलब नया है, दुर्बल है, कमजोर है, मतलब लचीला है, इसको तोड़ा जा सकता है ना। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की आंतरिक क्रियाओं से प्रभावित हैं। आपको अभी बताए थे कि ये क्या कहते हैं, नेपाल में अभी भी भूकंप लगातार आते रहता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें यानी कि सारे बल काम कर रहे हैं तब तो हो रहा है ना। उसमें टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराती है तब तो भूकंप आती है। तो भूकंप आने से यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो अभी भी उत्तर की तरफ, हमारा जो लैंड है इंडियन प्लेट है, वो अभी भी उत्तर की तरफ क्या है, खिसकने के लिए यानी खिसक रहा है ना। यानी कि अंतर्जत और बहिर्जत बल उस पर काम कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें वलन, भ्रंश और छेप, है ना, यानी कि उसका जो कटाव होता है, उसका मुड़ना होता है। आप जानते होंगे कि इससे पहले आपको पता होगा कि जो हिमालय की लंबाई है 88-48 मीटर था, है ना।
लेकिन अब कहीं कहीं आपको मिलेगा 88-50 भी मिलता है ना। ये कारण क्या है? तो यही तो कारण है कि अभी भी वो क्या है, टकरा रहे, प्लेट आपस में टकरा रहे हैं, तो वो हिमालय अभी भी ऊंचा उठ रहा है ना। यही कारण है इसका। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। यानी कि इन पर्वतों की जो उत्पत्ति है वो किससे जुड़ी है? तो विवर्तनिक टेक्टोनिक प्लेटों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियां से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। यानी कि तेज बहाव, आपको बताया भी हम, जितने भी हिमालय नदियां होंगी वो बहाव क्या होगी? तेज तीव्र गति से करेगी। ठीक है, कह रहा है ये अभी किस अवस्था में? युवा अवस्था में। नदी भी युवा अवस्था में और पर्वत भी अभी युवा अवस्था में है। ये गौर्ज भी आकार की घाटियां, छिपरिकाएं, वो जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। यानी कि इससे जो हिमालय से नदियां निकलती है वो भी आकार का गौर्ज, यानी कि भी आकार की घाटियां बनाती है, गौर्ज बनाती है। जैसे देखिएगा यहां पर, ये देखिए गौर्ज है ना, ये गहरा खाई बना देता है ना, ये गहरा गौर्ज बनता है। ठीक है, और इसकी जो घाटियां होती है कैसी होती है? भी आकार की घाटियां होती है। ठीक है, किसकी? हिमालय नदियां की। किसकी? हिमालयी नदियां की। चलिए आइए देखते हैं हम लोग आप आगे। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। अभी हम लोग 3 खंड देख रहे थे ना, जो भूवैज्ञानिक 3 खंड था हम लोग देखे थे, उसी का तीसरा है गंगा ब्रह्मपुत्र, यानी कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। भारत की तृतीय भूवैज्ञानिक खंड कौन सी? सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान है। मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। यानी कि भू अभिनति गर्त मतलब क्या हुआ कि इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम नया पेज लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले ये क्या था? खाई हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था? खाई हुआ करता था, है ना। पहले क्या हुआ करता था? खाई हुआ करता था। लेकिन जब ये प्लेट टकराया, इंडो एशियन प्लेट टकराया, इंडो यानी यूरोपियन प्लेट टकराया, टकराने के बाद क्या हो गया कि यहाँ पर जो भी बल थे, ये बल लगने के कारण यहाँ पर क्या बन गई? ऊंची ऊंची पर्वतें बन गई, है ना, ऊंची ऊंची पर्वतें बन गई। अब पर्वतें से क्या निकल रही है? नदियां निकल रही है। नदियां जो लाती है अपने साथ कुछ ना कुछ गाद और अवसाद लाती है ना। अब ये गाद अवसाद लाते लाते ये जो खाली था, खाली वाला जगह, ये धीरे धीरे क्या हो गया? भरता चला गया। ये जो भर गया है ना, तो ये अभी वर्तमान में समतल बन गया। ये क्या बन गया? अभी वर्तमान में ये समतल बन गया है। ठीक है, तो यही जो समतल बन गया है इसी को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। वहीं पर कह रहा है कि मूलतः यह क्या? भू अभिनति गर्त है। ये क्या? भू अभिनति गर्त है। गर्त मतलब होता है खाई, जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में। किस चरण में? तीसरे। हिमालय, देखिए हम आपको बताया था ना कि हिमालय पर्वत निर्माण के तीसरे चरण में लगभग यानी कि 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। यानी कि इस समतल स्थल का निर्माण कब हुआ? लगभग 6.4 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां अपने साथ लाए हुए अवसादों से पाट रही है ना। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ला करके भर रही है, अपने साथ जो मिट्टियां लेकर के आती है उसमें गड्ढा में भर देती है, खाई में भर देती है। इन मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर है। यानी कि अब ये लगभग 2000 मीटर खाई भर दिया है। जो नदियों द्वारा अवसाद लाए गए थे वो कितने? लगभग सोचिए 2000 मीटर, मतलब 2 किलोमीटर तक खाई भरा जा चुका है। सोचिए, हम लोग थोड़ा सा 500 मीटर नहीं भरते हैं, है ना, 5 मीटर ऊंचा भरते हैं तो उसी में लगता है कितना सारा हम भर लिए, है ना। अब सोचिए 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर गहराई खाई अभी ये भरा है और अभी भी जारी है, अभी भी ये जारी है। कह रहा ऊपर लिखित वृत्तांत जो ये लिखे गए बातें हैं, इससे पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। जाहिर सी बात है कि कहीं पर ऊपर है, कहीं पर खाई है। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल भूआकृतिक पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं में यहाँ की भू आकृतिक एवं उच्चावच महत्वपूर्ण प्रभाव हो पाया जाता है। जाहिर सी बात है कि यही कारण है कि जो हमारा मौसम भी चेंज होता है, हमारे बहुत सारी चीजें, स्थितियां इसी पर निर्भर करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग अगले दिन हम लोग ये सभी चीजें पढ़ेंगे कि भारत की स्थिति कैसी है। इसको भारत को जो है भूआकृतिक प्रदेशों, 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। देखिए ये सब चीज वही बातें हैं कि किसी स्थान की भूआकृति संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। क्या कहा? किसी स्थान की भूआकृति जो है उसकी संरचना और प्रक्रिया और विकास अवस्था का परिणाम है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र उबड़ खाबड़ स्थलाकृति है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र है।
इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर सुंदर घाटियां व महाखंड है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है जहां पर अपरदित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। इन दोनों के बीच उत्तर भारत का विशाल मैदान है। यानी कि ऊपर में पहाड़ है, नीचा में पठार और बीच में मैदान है। वही आपसे कहा गया मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित यानी कि भारत को 6 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। कितने? भारत को 6 भू-आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। वो देखिए 6 भू-आकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं हिमालय पर्वत और साथ ही साथ जो उत्तर पूर्व में जो हिमालय हैं, ठीक है ना, उन सभी चीजों को पढ़ते हैं। उसका उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये सभी चीजें 6 चीजें हैं जो भारत की भू-आकृतिक प्रदेशों को विभाजित करती है। ठीक है, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब ऐसा उम्मीद करते हैं हमने आपको लाइन बाय लाइन बताने का प्रयास किया है। क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो आप लोग निराश हो जाते हैं, जिस कारण से हम आप लोगों की निराशा को देखते हुए हम छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और आप लोगों के समक्ष देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को जो भी लोग अभी तक देख करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने भाई के लिए जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इससे भी अगला जो इसका जो अगला टॉपिक है इसके साथ हम लोग, और ये टॉपिक जब समाप्त हो जाएगा, हम लोग का ये चैप्टर जब समाप्त हो जाएगा तो सबसे पहले हम आपको इसका चैप्टर 1 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको हम देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।